माँ। अरे मीनू, कोई खबर ही ना की। आजा। दीदी, दीदी, कैसी हो? क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? दामाद जी कहाँ है? पता ना क्या हुआ। पहले ही बोल दिया था, कुछ नहीं छुपाया था उनसे। यहाँ से पहले ही बोल दिया था कि इतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जो है इतना है बस। लेकिन माँ, वो लोग मानते ही नहीं है। रोज रोज वही रट, वही पिटाई। सौम्य सिंह जी, मीनू मेरे भाई की बेटी सही, लेकिन मेरे लिए सगी बेटी से कम नहीं है। शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। लेकिन ये जो आप मोटरसाइकिल और 50,000 की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सच कहती हूँ बहन जी। अब देखिए सविता बहन, जिंदगी कहाँ आसान है, मुश्किलों का पहाड़ ही तो है जिंदगी। अब दीपक आपका होने वाला दामाद नहीं, बेटा है बेटा। और आप अपनी बेटी को जो कुछ भी देंगी, उसी की तो जिंदगी संवरेगी। हमारा क्या है, बस ये दोनों खुश रहें। 8वीं तक पढ़ी है मेरी बेटी। उसके बाबूजी जिंदा होते ना तो कॉलेज पूरी करती। पढ़ाई को लेकर बहुत था उन्हें। बहन जी, थोड़ा हमारी हालत के बारे में भी सोच लीजिए। अजी अब 8 क्लास पढ़ी हो या कॉलेज, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसे तो रोटी बनानी है, घर बार ही संभालना है, ये ना कि किसी के सर पे बैठकर डिग्री झाड़नी है। अब पत्रियां मिल गई हैं, बस इन्हें मिलाना बाकी है। अब इनके मिलने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, खासकर आपकी तरफ से। देखिए सविता बहन, कई बार है ना, बड़े बड़े काम छोटी छोटी गलतियों की वजह से बिगड़ जाते हैं। सोच लीजिए आप। जेठ जी की मदद से मैं कुछ पैसे जुटा पाई हूँ, 25,000। वो सारे के सारे दे दूंगी। उससे ज्यादा ताकत ना है। रहम कीजिए और मत मांगिए। रहम वहम की क्या बात करो बहन जी, अब ना है ताकत तो ना है। अब हम भी कोई लालची भेड़िए तो है ना। अब यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से लौट के जाना मुश्किल है। अब जो है जैसा है निभाएंगे। लड़के वालों को एक मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए नगद चाहिए थे, लेकिन गरीब लड़की वाले 25,000 के आगे सोच भी नहीं सकते थे। पर फिर भी लड़के वालों ने हां कहा, पर अंदर ही अंदर काफी नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे की काबिलियत की तुलना में उन्हें बहुत कम मिल रहा है। नाइंसाफी हो रही है उनके बेटे के साथ। 7 फेरों के 9 महीने बाद भी लड़के वालों के दिल में आग सुलग रही थी। इस आग को, इस प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने लड़की को अपनी मां के घर वापस भेज दिया। अब गरीब विधवा मां आखिर करती तो क्या करती। ये रोज रात को आते हैं, ताने मारते हैं, बुरी तरह से पिटाई करते हैं हमारी, और सास ससुर भी इनका साथ देते हैं। रोज रोज 50,000 और मोटरसाइकिल की बात निकालते हैं। मैं भी करूं तो क्या करूं? तुझे यहाँ रुकने बोलूंगी तो तेरी बहन इस घर में हमेशा के लिए रुक जाएगी। कोई ब्याह नहीं करेगा उससे।
मैं तेरी दीदी को छोड़ के शाम तक लौट आऊंगी। तू ख्याल रखना घर का। जी माँ। नौ महीने हो चुके हैं शादी को। इतने में तो अच्छी खासी रकम जमा कर ली होगी आपने। अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता है। सही कह रहे हो बेटा, कुछ पैसे जरूर इकट्ठा किए, लेकिन ये क्यों भूल रहे हो, मेरी दूसरी बेटी भी है, नीता। अरे समधन, आपके जेठ जी तो कह रहे थे कि वो आपकी बेटियों के पिता समान हैं। अब पिता का धर्म क्यों ना निभा रहे वो? इतना सा इंतजाम तो वो आराम से कर सके हैं। देखिए समधन जी, हमसे कोई बात छुपी नहीं है। हम सब जानते हैं मीनू के पिताजी की सारी पेंशन आपके पास आती है, वो भी हर महीने। 750 रुपए समधन जी, सिर्फ 750 रुपए। आज की महंगाई में आप ही बताइए, 750 रुपए कितने दिन चलते हैं? समधन जी, हम भी इसी महंगाई के जमाने में जी रहे हैं। आपकी बेटी बहुत तंगी से गुजर रही है। अरे आप माँ होकर इतनी कंजूसी दिखाएंगी तो क्या होगा आपकी बेटी का? अरे आपका खून से। अपने खून का एक एक कतरा इकट्ठा करके आपको सौंप दिया समधी जी। रहम कीजिए, मेरी बेटी पर जुल्म ना करें, अपनी बेटी समझ कर रखिए उसे। अरे अब तो वो आपके घर की लक्ष्मी है। सासू माँ, आप तो जानती हैं कि मेरी कंडक्टर वाली तनख्वाह कुछ खास नहीं है। आप मुझको मोटरसाइकिल 50,000 देंगी तभी तो जाके कोई मैं नया काम शुरू करूंगा ना। इतनी सी बात है, इतनी बार आपको समझा चुका हूं, लेकिन आपके समझ में एक बात तक नहीं आती है। मैं कुछ बनूंगा तभी जाके असल में ये लक्ष्मी बनेगी ना, वरना बस नाम की लक्ष्मी किसे चाहिए। अच्छा, चलता हूं। पांच साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में सविता के पति का देहांत हो गया। 3 साल पहले खुद सविता का एक रेल एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसे अपना एक हाथ और पैर खोना पड़ा। अपाहिज तकदीर के बावजूद सविता ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की। पर अब जब बड़ी बेटी पर ससुराल में हिंसा और जिल्लत का कहर टूट पड़ा था तो इस मां के पास हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि बेटी छोड़ दे उस जल्लाद को और लौटा अपने घर। कहने को ये सबसे सही कदम होता है कि एक पीड़ित लड़की अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली आए, लेकिन क्या ये ऑप्शन हर लड़की के पास होता है? अक्सर लड़की के माँ बाप ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि समय सारे घाव भर देगा, समय हर मर्ज की दवा है, लेकिन क्या ऐसा होता है? सविता अम्मा जी, सविता अम्मा जी, क्या हुआ? फरीदाबाद से आपके लिए फोन आया है। हेलो। हेलो, सविता जी बोल रही हैं? जी। समधन जी, मैं दीपक का चाचा। नमस्ते जी, कैसे हैं भाई साहब, सब खैरियत? जी ना, आप फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो जाइए। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटी तो ठीक है ना? मीनू का एक्सीडेंट हो गया है सविता जी। हे भगवान, एक्सीडेंट कैसे? मुझसे बात करवाइए। देखिए, आप जल्दी से जल्दी सफदरजंग अस्पताल पहुंच जाइए। वो खाना बना रही थी बहू, थोड़ा जल गई है।
मैडम जी हमारी बेटी को यहाँ भर्ती किया गया है। कौन सा डिपार्टमेंट? खाना बनाते समय जल गई। जी। ओके, तो आप बर्न्स वार्ड में जाओ, इधर से बाएं। अच्छा चलो। तो मीनू है, ये मीनू, ये क्या हुआ? मीनू बेटा देख 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 देख, हम आ गए हैं, तू डर मत। हाँ? दीदी आगे। मीनू बेटा देख हम आ गए बेटा। क्या तमाशा है ये? मेरी बेटी है, बात कर रही हूँ मैं उस। हाँ, पर इस वक्त ये बेहोश है और चिल्लाने से आप कई लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं। मैडम जी इसको क्या हुआ, कैसे हुआ? ये आप डॉक्टर से ही पूछ लीजिए प्लीज, और आवाज धीमी रखिए। 2 घंटे पहले एडमिट हुई आपकी बेटी। नर्स बता रही थी कि जिन लोगों ने उसे यहाँ लाया वो तो तुरंत भाग खड़े हो गए, इलाज का बिल तक नहीं बना, कुछ नहीं, बस चले गए। पर ठीक तो हो जाएगी ना मेरी मीनू? 95%, यानी कि 95% जल गई आपकी बेटी। हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर साहब ये सब हुआ कैसे? भाई मैं ये कैसे बता सकता हूँ, ये तो वो लोग जाने जो उसे यहाँ इस हालत में लेकर आए और भाग भी गए। आप हॉस्पिटल का एडवांस भर दीजिए और बाकी जो दूसरी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर दीजिए। मुझे तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी, क्रिटिकल हालत समझते हैं। हाँ हेलो। दीपक बेटा, मैं मेनू का ताऊ बोल रहा हूँ। हाँ कहिए, क्या बात है? बताओगे तो तुम बेटा। बेटा ये मीनू को क्या हुआ और कैसे हुआ? चाचा जी ने फोन किया तो था मीनू की मम्मी को, बताया तो है उनको सब कुछ। मैं क्या बताऊं अब, हमेशा की तरह खाना जला दिया उसने। कुछ हुआ रसोई में, उसी को आग लग गई और क्या। दीपक बेटा मीनू की तबीयत बहुत खराब है और ऐसी हालत में तुम उसे अस्पताल में छोड़कर चले गए, क्यों? तो और क्या करते हैं हम? देखिए हमारा मीनू के साथ अब कोई लेना देना नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, अस्पताल का जो बिल आएगा ना वो हमारे नाम पे मत फड़वाइएगा, एक पैसा नहीं दूंगा मैं। क्योंकि जब मैंने पैसे मांगे तब तो खूब तेवर दिखाया आप सबने, और बार बार ऐसे फोन मत किया कीजिए, और भी काम होते हैं जिंदगी में। दीपक क्या कहा? जेठ जी कुछ तो बोलिए, क्या कह रहे थे दामाद जी? माँ, ताऊ जी वो 40,000 रुपये अभी देने पड़ेंगे। 40,000? 40? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको, मैं पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। 40,000 को मीनाक्षी के 95% बर्न्स थे। उसके अपने पति और ससुराल वालों ने उसे अस्पताल में किसी कबाड़ की तरह पटक दिया था। उसका इलाज तभी मुमकिन हुआ जब उसकी माँ और उसके ताऊ ने अस्पताल में पैसे जमा किए। मीनाक्षी की हालत काफी खराब थी, बचने की उम्मीद लगभग 0 थी। लेकिन मीनाक्षी की माँ सविता इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। 50,000 और मोटरसाइकिल नहीं दी तो उन्होंने ऐसे बदला लिया, ऐसे जेठ जी मेरे मीनू को जला दिया। अब वो सब सोचने का वक्त नहीं है, अब तो बस ये दुआ करो कि किसी तरह से हमारी मीनू की जान बच जाए। मेरी मीनू को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है ना
माता रानी की कसम, उनके साथ कुछ न कुछ होगा, बहुत बहुत बुरा होगा। शर्म आती है मुझे अपने आप पर, कैसी माँ हो, मजबूरी में अपनी बेटी को आग में धकेल दिया, लेकिन मैं उसे इस आग से निकालूंगी और उन सबको फूंक दूंगी मैं। आपको अरे बहन जी, ये सफदरजंग अस्पताल तो हमारे इलाके में है, पर हादसा तो फरीदाबाद में हुआ है ना। हादसा नहीं सर, जुर्म हुआ है। और कहाँ हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहन जी, बहुत फर्क पड़ता है। एक तरफ आपका घर है, एक तरफ किसी और का घर है। अब कोई कहीं भी ऐसे नहीं घुस सकता ना। अरे मेरा घर फूंक दिया ये लोग ने, मेरी बेचारी बच्ची को जला दिया उसके ससुराल वालों ने। आप लिखिए ना, लिखिए, शिकायत दर्ज कीजिए ना साहब। शिकायत तो फरीदाबाद पुलिस ही लिखेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा आपने? दीपक सिंह, भरतनगर बस्ती। हाँ साहब, उसने और उसके परिवार वालों ने मेरी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की। एक मिनट। जी सर। अरे सिंह, वो जो आज हमारे यहाँ एनसी दर्ज हुई है ना, उसकी फाइल लेके आओ। यस सर। मैडम, आपकी बेटी का नाम मीनू है या मीनाक्षी या मीनाक्षी सिंह? मीनाक्षी, वो प्यार से मीनू कहते हैं। आपकी बेटी के पति दीपक सिंह ने आज सुबह एनसी करवाई है कि उनकी पत्नी सुबह खाना बनाते समय जल गई। और स्टेटमेंट है कि मैं मीनाक्षी सिंह अपने पूरे होशो हवास में ये बताती हूँ कि मुझे जो जलने से घाव हुए हैं ये रसोई में खाना बनाते वक्त हुए हादसे से हुए हैं। इसमें मेरे पति या ससुराल वालों का कोई हाथ नहीं है, इसलिए उन्हें दोषी ना माना जाए। जो हुआ मेरी भूल से हुआ। मीनाक्षी सिंह। और मीनाक्षी ने अंगूठा भी लगाया डिक्लेरेशन पर। ये सब छल है। बड़ी चालाकी और धोखे से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और अपने पाप दोनों से हाथ धो लिए। वो सब तो मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ एनसी रजिस्टर हुई है और मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। अब आप सच सुनिए, उन्होंने मेरी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की है। दहेज को लेकर बहुत परेशान कर रहे थे बेचारी को। तब क्या आप सो रही थी जब आपकी बेटी को दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था? तब आपने शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? तब तो आप बुद्ध बनी बैठी रही। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो आप बहाना बना रही हैं दहेज का। बहाना मैं नहीं बना रही हूँ साहब, बहाने वो लोग बना रहे हैं कि मेरी मीनू खाना पकाते वक्त जल गई। तो उसने फिर इस पे अंगूठा क्यों लगाया? वही साहब मैं कह रही हूँ, मेरी बेटी अंगूठा क्यों लगाएगी? 8वीं तक पढ़ी लिखी है, साइन करना आता है उसे। उन्होंने उसे मजबूर किया होगा अंगूठा लगाने के लिए। छल है ये सब। वो आप जाने और आपकी बेटी जाने। मैं इस वक्त आपका केस दर्ज नहीं कर सकता। FIR लॉन्च नहीं होगी। जाने का रास्ता वही है जहां से आप आई थी। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। बचने के चांसेस मान के चलिए है ही नहीं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, सोने जैसी बेटी है हमारी, बड़ी हिम्मत वाली है वो। देखिए, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, पर मेरा काम है आपको सच बताना, सो मैंने बता दिया। वैसे हम लास्ट ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी खून की ज़रूरत पड़ेगी। जल्द से जल्द आप ये खून का इंतज़ाम कीजिए। ये एक बहुत पेचीदा केस है। गले के नीचे पूरा बदन जल चुका है। मीनू की माँ, अब अपने आप को कोसना बंद कर। कैसे नहीं कोसूं? अपनी बेटी का दुख मैं समझ नहीं पाई। मेरी बच्ची कितना चीखी होगी, कितना रोई होगी, कितना तड़फड़ाई होगी।
आप पेशेंट के रिश्तेदार हैं? देखिए, मैं वंदना वर्मा हूँ, नेशनल कमीशन फॉर विमेन से आई हूँ। आपकी मदद के लिए आई हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? – 2011 में पूरे देश भर में 12,000 मौतें रिपोर्ट हुई जो दहेज को लेकर जलाने की वजह से हुई थी। ये आंकड़े हर साल 12% से बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसे केसेस हैं जिनमें एफआईआर दर्ज होती है, चार्जेस भी साबित होते हैं, लेकिन न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जो ना तो रिपोर्ट होते हैं और ना ही जिनकी तहकीकात होती है। देश के लगभग सभी बड़े हॉस्पिटल्स के बर्न वार्ड में नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के प्रतिनिधि केस टू केस चेकिंग करते रहते हैं ताकि ऐसे अनरिपोर्टेड केस पकड़ में आ जाएं जहां षड्यंत्र की बू आ रही है। देखिए सविता जी, हिम्मत ना हारें, हम आपकी बेटी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गए लड़की की हालत जानने, एक बार भी उसके ससुराल नहीं गए इस हादसे की तहकीकात करने, और आपने सीधे सीधे एनसी रजिस्टर कर दी इंस्पेक्टर। मैडम, लड़की का पति, उसकी सास और उसका चाचा खुद यहाँ आए थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और लड़की का स्टेटमेंट अंगूठे के निशान के साथ दिया। तो एनसी दर्ज नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? वैसे तो लड़की की माँ भी खुद यहाँ आई थी और आपको एक बहुत बड़ा सुराग भी दिया था कि लड़की दस्तखत करना जानती है, तो फिर ये अंगूठा लगाने का क्या मतलब? इसके बावजूद आपने एक बार भी लड़की से मिलना जरूरी नहीं समझा? बेहोश लोगों से मिलने का मतलब? और हम ऐसा कैसे मान के चलें कि ये दहेज का केस है? लड़की वालों ने लड़के वालों के खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज की है? लड़के वाले 95% बर्न्स वाली अपनी घर की बहू को अस्पताल छोड़ाए, एक बार भी वापस नहीं गए, इलाज के लिए एक दमड़ी बाहर नहीं निकाली। आपको कुछ भी अटपटा नहीं लगता? आपको यह भी अटपटा नहीं लगता कि एक 95% जल चुकी लड़की अंगूठे का निशान कैसे लगाएगी? क्या उसने वो निशान जलने के पहले लगाया था या जलने के बाद? कुछ भी नहीं लगता? एक बार भी आपके जहन में यह नहीं आता कि ये केस एक एक्सीडेंटल फायर का नहीं बल्कि एक डाउरी बर्निंग केस है? अगर मैं तहकीकात करूं और पता चले कि एक्सीडेंटल फायर केस है तो भी दहेज का केस नहीं बनता, क्योंकि लड़की का कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती ये केस एक्सीडेंटल फायर का ही रहेगा। ये बात आपके जहन में नहीं आती? देखिए, इतना सा, सिर्फ इतना सा सुधार है हालत में, पर होश में कब आएगी ये मैं क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं कह पाएगा। होश में आने के कई लेवल्स होते हैं। एक पुलिस को सीरियस स्टेटमेंट देने की हालत, दूर है, बहुत दूर। दूर है तो हम दूर तक चलेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। वंदना जी, इस केस को मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। जो कुछ भी करना होगा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इन सब के लिए लड़की का स्टेटमेंट ज़रूरी है। डॉक्टर का कहना है कि वो बहुत जल्द होश में आएगी। तो तब तक इंतज़ार करते हैं मैडम। मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। जैसे ही होश आए जस्ट कॉल मी, चाहे कोई भी वक्त हो, आई विल बी देयर। थैंक यू एसएम सर। सविता जी, जो होया सो होया, उसे रहने दो। रे छेड़ोगी तो आग और फैलेगी। सारी खबर आ रही है हमारे पास। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए जा रहे हैं, शिकायतें की जा रही हैं हमारे खिलाफ। बावली हो गई हैं आप। एक जवान छोरी और है आपकी। रे ये भी भूल गई कि अब आप सिर्फ अकेली नहीं, आधी है, आधी। रे एक टांग और एक हाथ पर आज तक कोई दौड़ जीतता है? भले ही मेरा दूसरा हाथ और मेरी दूसरी टांग कट जाए,
लेकिन आखिर में रेंगोगे तुम सब। मानती हूं कि तुम सब के खिलाफ आवाज उठाने में बहुत देर कर दी मैंने, पर इतनी भी देर ना हुई कि कानून के घर में मुझे सिर्फ अंधेरा मिले। तुम सबको जेल भिजवाऊंगी मैं। कल ठिकाने लगाने आया था थारी, ये भाषणबाजी सुनने ना आया। देखे अब भी वक्त है, सुधर जाओ, समझदारी तक काम लो, ढंग से समझा रहा हूं। अरे तुम क्या समझाओगे किसी को? मेरी बेटी को जिंदा जलाकर अपनी बहादुरी का सबूत देने आए हो मुझे? डरपोक कहीं के अस्पताल में फेंक कर भाग गए। रत्ती भर हिम्मत होती तो मेरे आने तक का इंतजार करते, आंख मिलाते मुझसे। तुम सबको तो सजा दिलाकर दम तोड़ूंगी मैं। जलने के बाद पूरा 1 हफ्ता मीनाक्षी होश और बेहोशी की कगार पर तड़पती रही। 95% तक जलने के जख्मों से जूझती रही। आखिरकार आशा और उम्मीद की एक किरण नजर आई। मीनाक्षी अपना बयान देने की हालत में आ गई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। उस दिन मैं सुबह नहाकर बाथरूम से निकली ही थी। सुबह की एक रात पहले मुझे दीपक ने बेलन से बुरी तरह पीटा था। वो हर रात को मुझे पीटता था, कभी बेलन कभी बेल्ट। मुझे लगा हमेशा की तरह पिटाई और गालियां खाने का समय आ गया है। लेकिन नहीं, उस दिन इन लोगों के इरादे कुछ और थे। क्या हुआ? क्या बात हो गई? दीपक बेटा, चल आगे बढ़, हिम्मत कर। फिर क्या हुआ? मुझे खुशी में अब मैं देखता हूं लोकल पुलिस स्टेशन कैसे एफआईआर दर्ज नहीं करता। आइए। इंस्पेक्टर। यस सर। दीपक और उसके पूरे परिवार को कल सुबह कोर्ट में पेश करो और आपकी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल रिपोर्ट चाहिए मुझे। यस सर। एक और डिटेल रिपोर्ट चाहिए। कौन सी रिपोर्ट सर? जो ये बतलाए कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं की और ना ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जबकि लड़की पर अटेम्प्टेड मर्डर हुआ था। बहुत सीरियस बात है इंस्पेक्टर।
देखिए, मीनू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब कैसी है दीदी? बेटा, तुम्हारी दीदी अब नहीं रही। आई एम रियली सॉरी। एसडीएम को बयान देने के ठीक 3 दिन बाद मीनाक्षी उर्फ मीनू चल बसी। उसके पति दीपक, दीपक की मां और दीपक के चाचा पर सेक्शन 498A लागू हुआ और तीनों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल दीपक की मां को मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहा किया गया है, लेकिन दीपक और दीपक के चाचा अभी भी कानूनी हिरासत में हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। मीनाक्षी की मां सविता ने इस केस को आखिर तक लड़ने का प्रण लिया है और नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने उन्हें अपने साथ देने का आश्वासन भी दिया है। दहेज प्रथा एक कानूनन जुर्म है। सरकार की लाख कोशिशों और सख्त कानून के बावजूद मानो ये अपना आसन जमा कर बैठ गया है। हमारे समाज की नसों में लहू की तरह से दौड़ रहा है। जब भी कोई लड़का दहेज की मांग करता है, तब वो दरअसल अपनी इज्जत की कीमत लगाकर उसे बेच देता है। जब कोई परिवार दहेज की मांग करता है, तो वो दरअसल अपने सम्मान और अपनी गरिमा की नीलामी करता है। जब कोई लड़की दहेज देने के लिए राजी होती है, तो वो अपने लिए लालच की आग में जलकर खाक होने का खतरा मोल लेती है और ये आग कई मासूम लड़कियों को बर्बादी के लपेटे में लेती जाती है। और जो परिवार दहेज देने के लिए राजी होते हैं, वो अपनी बेटी के साथ साथ दूसरी कई बेटियों को दहेज की विनाशक आग में धकेल देते हैं। जब कठोर और मजबूत कानून दहेज प्रथा को नहीं रोक पाते, तो क्या तीखे शब्दों का वार काम कर सकता है? शायद हाँ। हर सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर, हर मंदिर, हर सिनेमा घर, हर होटल, हर मॉल के बाहर, हर मोहल्ले में, यानी कि हर पब्लिक प्लेस से अगर एक ही दस्तक बुलंद हो कि दहेज एक प्रथा नहीं बल्कि एक सामाजिक रोग है, तो शायद इंसानी सोच में थोड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। दहेज नाम की इस महामारी को रोकने का एक दूसरा तरीका भी है। हमारे बच्चों को बचपन से यह सिखाया जाए कि दहेज एक प्रथा नहीं बल्कि एक रोग है। अगर बच्चों के स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के द्वारा उन्हें दहेज के बारे में आगाह किया जाए, तो शायद दहेज के खिलाफ लड़ाई में फतेह हासिल हो सके। शायद एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो सके जो दहेज प्रथा को हर रूप में नकार दे। हम अपने बच्चों को ईश्वर और अच्छे नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाते हैं, लेकिन हम उन्हें बुरे मूल्यों और हैवानियत से आगाह क्यों नहीं कराते? क्राइम पेट्रोल में हम बार बार बच्चों की सही एजुकेशन के माध्यम से बदलाव लाने की सोच पर जोर देते हैं। हमारा इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि हम जो बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। तब और सिर्फ तब हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां पर होता है, चलता है ऐसे शब्द सुनाई नहीं देंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।